हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग रेन वाले प्रॉब्लम्स में कितने केसेस हैं, कितने वैरायटीज हैं वो सीख रहे थे, है ना। तो हम लोग उसमें टोटल 5 वैरायटी के क्वेश्चन 5 वैरायटी सीखे थे। हम लोग डायग्राम बस बनाए थे ना पांचों का, और उसमें हम लोग ये सीख रहे थे पिछली क्लास में कि किस वैरायटी के क्वेश्चन में डायग्राम किस तरह से बनेगा, और सारे वैरायटीज में 2 तरह के डायग्राम हम लोग बनाए थे। एक था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखने पर चीजें कैसे दिखेंगी, आदमी भाग रहा है, रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखे तो सबका वेलोसिटी ड्रॉ करके देख लिए। फिर उसके बाद उसी रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी जब वो आदमी अपने रिस्पेक्ट में देखेगा तो उसको वो वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी, है ना। तो वो हम लोग चीजें ड्रॉ करके सारा लास्ट में यही पढ़े थे हम लोग, सारा ड्रॉ करके देख लिए थे पांचों केसेस, है ना। अब हम लोग उस पे क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उनमें से कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है, और जब आइडेंटिफाई हो गया तो उसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे आंसर तक ले जाएंगे, ये सब सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर। एक क्वेश्चन लिखा जाए और फिर उसको सॉल्व करके देखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ऐसे शुरू किया जाए। रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग vertically with respect to a man running with speed 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब जब आदमी 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है तो रेन उसको वर्टिकली गिरते दिखाई दे रही है। ठीक है ना, एक चीज हुआ, फुल स्टॉप। आगे लिखा जाए स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स इन दिस केस अपीयर्स टू बी 6 किलोमीटर पर आवर। आदमी जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है और उसको रेन ड्रॉप 6 किलोमीटर पर आवर से गिरती दिखाई दे रही है, और वर्टिकली गिरती दिखाई दे रही है ना, फुल स्टॉप। आगे लिखा जाए फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखने पर रेन ड्रॉप्स कितने स्पीड से गिरती दिखाई दे रहे होंगे, ये पता करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारे केसेस थे उनमें से ये कौन वाला केस होगा। इसमें क्या है कि जब आदमी अगर सोचो रुका हुआ हो, रेस्ट पे हो, ग्राउंड पे कोई खड़ा होकर देखे रेन ड्रॉप्स को, तो कितने स्पीड से रेन ड्रॉप जाती दिखाई देंगे ये पता करना है। और ये बताया गया है कि जब आदमी दौड़ रहा होता है तो उसको रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आते दिखाई देंगे। तो जो पांचों केस हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें से एक केस ऐसा था जब आदमी ऐसे दौड़ रहा है सामने की तरफ, रेन ड्रॉप्स पीछे से आ रही है, और रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितना है उतने ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अगर आदमी दौड़े तो उसको रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आती दिखाई दे रही थी। मतलब केस 3 का बी पार्ट था ये, है ना। केस 3 में एबीसी 3 पार्ट बनाए थे हम लोग पिछले क्लास में। केस 3 का बी पार्ट है ये। और कोई केस में ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी दौड़ रहा हो और वो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आते दिखाई दे। हम लोग जितने भी केसेस ड्रॉ किए थे उनमें से यही एक केस है जिसमें दौड़ते हुए आदमी को रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आते दिखाई दे रही है। चलिए, तो उसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। उसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं। आदमी जब दौड़ रहा होता है, इसमें बोला है 8 किलोमीटर पर आवर से आदमी भाग रहा है, तो रेन ड्रॉप्स उसको वर्टिकली आते दिखाई देती है 6 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, इसका मतलब हम ऐसे बोले आदमी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रेन ड्रॉप्स का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहा होगा, तभी आदमी को रेन ड्रॉप्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते नहीं दिखाई दे रही हैं, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में आते दिखाई दे रही है। तो ये आदमी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा है, तो रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए। सही बात है ना। और फिर फाइनली इसका नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हुआ वो बताना है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये हो जाएगा वेलोसिटी। हम लिख रहे हैं रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका मैग्नीट्यूड इतना है ना, इतना आई कैप इतना जेकअप करेंगे, मैग्नीट्यूड इतना। चलिए, तो ये आ गया कितना, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। सब कुछ किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन में दिया है, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लीजिए। ऐसे लिखा जाए रेन ड्रॉप्स appear to be making an angle theta equal to 37 degrees with respect to a man running at speed 4 किलोमीटर पर आवर। जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से भागता है तो उसको थीटा इक्वल टू 37 डिग्रीज पे रेन ड्रॉप्स आती दिखाई देती है। ठीक बात है।
चलिए फुल स्टॉप करके लिखिए। ऑल्सो when the man stops, rain appears to be falling vertically downward। ठीक है ना, ये दो बातें क्वेश्चन में बताई गई। इन दोनों बातों से आप केस डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे पहला स्टेटमेंट तो क्या था कि जब आदमी भाग रहा होता है तो उसको रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 37 डिग्रीज पे आते दिखाई देती हैं। सिर्फ इतना सुन के नहीं बता सकते आप कि कौन सा केस था। बस इतना कहें कि भागते हुए आदमी को एंगल पे रेन ड्रॉप्स आती दिखाई दे रही हैं, तो इतने से पता नहीं चलेगा कि उनमें से, क्योंकि उनमें सारे लगभग सारे केसेस में ऐसे ही हो रहा है, भागते हुए आदमी को एंगल पे रेन ड्रॉप्स आती दिखाई दे रही है ना। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट भी है कि जब वो आदमी रुक जाता है तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आते दिखाई देती है, वर्टिकली गिरते दिखाई देती है। अब डिसाइड हो गया। अब जैसे हम लोग जो केसेस सीख रहे थे पांचों, उनमें से पहला केस ये था कि रुके मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखने पर रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आ रही थी, तो भागते हुए आदमी को कितने एंगल पे दिखाई देंगे, पहला केस जो था, है ना। वैसा ही है ना ये वाला भी। तो इसका मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि पहला केस जो था उसका जो डायग्राम था वैसा डायग्राम हमको बनाना है। चलिए बनाने जा रहे हैं। दोनों बातें जो कही गई क्वेश्चन में हम बना रहे हैं। आदमी अगर रुका हुआ हो, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, तो रेन ड्रॉप्स को वर्टिकली आना चाहिए, सीधा नीचे गिरना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछा गया है ना, कि रेन ड्रॉप्स का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताना है। चलिए अच्छा देखते हैं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आ रही है, बस इतना हमको पता है। कितने स्पीड से नहीं पता, इसको अननोन मान लिया जाए, v1 मान लिया जाए, यही v1 हमको बताना है। और एक आदमी है जो जब भाग रहा होता है कितने से 4 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 37 डिग्रीज पे आते दिखाई देती है। तो ये आदमी अपने रिस्पेक्ट में जब रेन ड्रॉप्स का डायग्राम बनाएगा तो कैसे बनाएगा, अपना वाला वेलोसिटी इसमें से माइनस करेगा। तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1, इसमें से अपना 4 किलोमीटर पर आवर को माइनस करेगा, उल्टा करके जोड़ देगा। तो ये 4 को उल्टा करके यहां ले आके रख देगा अपने रिस्पेक्ट में बताने के लिए। तो इसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी यहां पर ऐसे दिखाई देने वाला है। और इसी के लिए क्वेश्चन में कहा गया कि इसको वर्टिकल से 37 डिग्रीज के एंगल पर रेन ड्रॉप्स आती दिखाई दे रही है ना? तो अब यहां पे अगर हम tan 37 लिखें इस वाले डायग्राम में, तो tan ऑफ 37 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये इस एंगल का tan थीटा लिख रहे हैं दिस अपॉन दिस ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना है 4 के बराबर, और ये है v1, तो 4/v1 है ना, ये हो गया। और tan 37 डिग्रीज कितना होता है 3/4 होता है ना, tan 37 इज 3/4, तो दिस इज इक्वल टू 4/v1, तो यहां से v1 आ गया 16/3 है ना। तो ये आंसर हो गया, v1 का वैल्यू 16/3 है। और प्रॉपर यूनिट्स जो भी, आई थिंक क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में यूनिट्स लिए थे ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो v1 भी किलोमीटर पर आवर में आएगा, इतना किलोमीटर पर आवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये आंसर हो गया। चलिए अच्छा, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए, और अब थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की बारी है। लिखा जाए, रेन ड्रॉप्स मेक एन एंगल थीटा इक्वल टू 53 डिग्रीज विथ वर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सबसे पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बता दिया कि वर्टिकल से 53 डिग्रीज, लेकिन अभी केस नहीं पता चला होगा आपको। वर्टिकल से 53 डिग्रीज है तो इधर से इधर की तरफ 53 डिग्रीज, या इधर से पीछे की तरफ 50, दोनों केसेस, हर तरह के केसेस थे ना। चलिए अभी सिर्फ इतना का, और फुल स्टॉप करके आगे लिखिए। एंगल मेड बाय रेन ड्रॉप्स विद वर्टिकल, जिसको हम लोग थीटा लिख रहे थे, ब्रैकेट में लिख दिया थीटा, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन ए मैन स्टार्ट्स when a man starts running, है ना। कहने का मतलब जब आदमी भागना शुरू करता है तो ये वर्टिकल से जो एंगल था रेन ड्रॉप्स का, ये घटना शुरू होता है, ठीक है ना। अब आपको केस पता चल गया होगा कि कौन से केस की बात हो रही है। अब देखिए कैसे हम कह रहे हैं केस पता चल गया। चलिए अच्छा देखिए, तो होता यह है कि हम कह रहे 2 केसेस पॉसिबल थे, या तो रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही होंगी,
है ना, वर्टिकल से 53 डिग्रीज पे आना है तो या तो ऐसे हो सकता था, या वर्टिकल से 53 डिग्रीज पे आ रही तो ऐसे भी हो सकता था, ये एंगल 53 डिग्रीज हो सकता था। लेकिन हम कह रहे हैं कि इनमें से ये वाला केस नहीं है, यही वाला केस है। कैसे मालूम? तो बोला गया है कि जब आदमी भागना शुरू करता है, मान लो ये आदमी अगर भागना शुरू करे, है ना, तो ये एंगल घटना चाहिए। मतलब जब ये अपना वेलोसिटी घटाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल इधर है और वर्टिकल इधर है, तब ना अपना घटाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कम होगा, तो ये रिजल्टेंट भी ऐसे शिफ्ट होगा, ये एंगल कम होना शुरू होगा। अगर ऐसा होता, मतलब रेन का वर्टिकल इधर और हॉरिजॉन्टल इधर होता, और जब ये अपना उल्टा करके इसमें जोड़ता, घटाने का मतलब उल्टा करके जोड़ना, तो जब ये अपना वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ता तो और ऐसे आता ना फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये एंगल तो और बढ़ जाता। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि वर्टिकल से रेन ड्रॉप्स का एंगल जो है थीटा, वो घटना शुरू होता है। इसका मतलब ये केस नहीं हो सकता, यही हो सकता है। चलिए अच्छा, तो हमने डिसाइड कर लिया केस। अब उस केस का डायग्राम बना लिया जाए, और डायग्राम एक बार बना लिए तो हम लोग आंसर लिख देंगे tan थीटा लिख के, ठीक है ना। चलिए सर, अभी क्वेश्चन आगे सोचते हैं। क्वेश्चन में दो बातें कहा गया। पहला कहा गया कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखने पर 53 डिग्रीज का एंगल बना रही थी, और जब आदमी भागना शुरू करता है तो ये एंगल घटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसमें और लिखा जाए, फाइंड स्पीड विथ विच द मैन शुड रन so that raindrops appear to be making an angle 37 degrees with vertical, है ना। ये जो रेनड्रॉप्स हैं वर्टिकल से 37 डिग्रीज का एंगल बनाना शुरू कर दें, इसके लिए आदमी को कितने स्पीड से भागना होगा ये पता करना है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो एक बात और, एक स्टेटमेंट और इसमें लिख दिया जाए। फर्स्ट स्टॉप करके आगे लिखिए कि स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, कुछ ले लिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, है ना, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स का स्पीड है 5, ऐसा दिया है। आदमी का स्पीड बताना है जिसके लिए रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 37 डिग्रीज के एंगल पर आती दिखाई देने लगे, है ना। चलिए अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हम लोग डिसाइड कर लिए थे कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 53 डिग्रीज पे इधर की तरफ ऐसे गिर रही होंगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों डायग्राम बना हुआ है। आदमी आगे भाग रहा है, मान लेते हैं कुछ यू से, रेन ड्रॉप्स 5 किलोमीटर पर आवर से, और यहां से 53 डिग्रीज के एंगल पर गिर रही थी, और इसको 5 को भी कंपोनेंट में तोड़ के लिख दे रहे हैं, है ना। ये 53 डिग्रीज है अगर, तो 5 का इधर की तरफ और इधर की तरफ जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक बार हम लिख दे रहे हैं, है ना। तो इधर 3 किलोमीटर पर आएगा, इधर 4 किलोमीटर पर आएगा। तो ये 5 को पहले कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख लिए। एक तरह से हम इसी कंपोनेंट से बना देने थे, ये सब हटा लेते, कंपोनेंट से ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए, तो इधर 4 इधर 3 ऐसे रेन ड्रॉप्स गिर रही थी। आदमी यू से भागना शुरू करता है, अपने रिस्पेक्ट में जब देखेगा तो रेन ड्रॉप्स का डायग्राम कैसा बनेगा। रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी ड्रॉ करने जा रहे हैं मैन के रिस्पेक्ट में। तो इसमें याद आ रहा है कि इसमें 3 केसेस बनते थे। यू अगर इस 4 से कम है वो एक केस, एबीसी 3 केसेस बनते थे। दूसरा यू अगर 4 के बराबर है वो वाला केस, और तीसरा बनता था यू अगर 4 से बड़ा है वो केस, है ना। एक बार हम बना के बता रहे हैं। पहला इसमें एबीसी कर देना, ए पार्ट यू इज लेस देन 4। अगर u 4 से कम है तो रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी डायग्राम कैसा बनेगा, देखो। u 4 से कम है तो जब ये u इसमें से उल्टा करके जोड़ा जाएगा, मतलब इसमें 4 में से जब u घटाया जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना बचेगा, 4 माइनस u, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो 3 है ही, और वर्टिकल से इतने एंगल पर आते दिखाई देंगे। ये एंगल पहले था 53 डिग्रीज, और अब हम चाहते हैं ये एंगल हो जाए, ऑब्वियसली कम होगा ना, ये वाला एंगल घटेगा क्योंकि ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कम हो गया, 4 था पहले, अब 4 माइनस यू हो गया। तो हम चाहते हैं ये 37 हो जाए, है ना। तो tan 37 लिखेंगे तो यू आ जाएगा।
रुक जाओ, पहले तीनों केसेस हम ड्रॉ करना चाहते हैं। बी, अगर u इज इक्वल टू है 4, उस केस में क्या बनाए थे हम लोग पिछले क्लास में, u अगर 4 के बराबर, मतलब आदमी का हॉरिजॉन्टल और रेन का हॉरिजॉन्टल अगर बराबर है, तो रेन ड्रॉप सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आते दिखाई देगी। कितना है? जितना था 3 किलोमीटर पर आवर से। और तीसरा केस सी पार्ट की, अगर u बड़ा हो जाए 4 से, u अगर 4 से बड़ा हो, तो जब ये इस u को माइनस करेंगे, इसमें से उल्टा करके जोड़ेंगे, तो रिजल्टेंट पीछे आ जाएगा, पीछे की तरफ। और मैग्नीट्यूड में कितना? 4 माइनस u, सॉरी u माइनस, u बड़ा है ना, u माइनस 4, मैग्नीट्यूड में u माइनस 4, 3 नीचे, और रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि फाइनली जब आदमी दौड़ने लगता है तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर दिखाई देनी चाहिए। अब ये 37 भी हो सकता है, और वर्टिकल से 37 मतलब ऐसा भी दिख सकता है, इधर से 37 हो, दोनों केसेस पॉसिबल है ना। बस ये वाला नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं बोला है। क्वेश्चन बोला है भागते हुए आदमी को कैसा दिखना चाहिए, वर्टिकल से 37 डिग्री पे रेन ड्रॉप्स दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब इनफैक्ट हमारे दो आंसर्स आने वाले हैं, है ना। दो u का दो वैल्यूज ऐसी पॉसिबल है जिसके लिए ये रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 37 डिग्रीज पे आते दिखाई देने लगे, है ना। चलिए हम ड्रॉ करके आंसर तक पहुंचा रहे हैं इसको। इस केस में अगर tan थीटा लिखेंगे तो tan 37 डिग्रीज इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये कितना है? 4 माइनस यू, और ये है 3, 4 माइनस यू अपॉन 3। tan 37 मतलब 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस यू बाई 3। ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 4u। तो u इज इक्वल टू 16 माइनस 9 मतलब कि 7, u इज इक्वल टू 7/4, है ना। 4u इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन में 4 कर दिए, इतना है ना। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या आंसर आएगा u का? tan 37 मतलब 3/4 is equal to this upon this. This is u minus 4 and this is 3. u minus 4 by 3. इसको इधर ले जाए, 9 is equal to 4u minus 16. तो 4u is equal to 16 plus 9, that is 25. 25/4. 25/4. तो देखो u का ये वैल्यू भी पॉसिबल है और ये वैल्यू भी पॉसिबल है। दोनों केसेस में रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 37 डिग्रीज पे आती दिखाई देने वाली है। तो इस क्वेश्चन में दो आंसर्स हो सकते हैं। तो देखो होगा क्या कि अगर ये सिंगल आंसर क्वेश्चन है तो दोनों ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे, ऑप्शंस में इनमें से कोई एक दिया रहेगा, आपको उसको टिक कर लेना है, आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर ये मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन हुआ तो दोनों दिया रहेगा, जानबूझ के दोनों दिया रहेगा। कहीं कोई बच्चा ये करके आगे बढ़ गया तो गलत हो गया, या सिर्फ ये करके आगे बढ़ गया, छोड़ दिया एक, दोनों जब तक नहीं निकालोगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मल्टीपल आंसर में तो दोनों आंसर होंगे जरूर ऑप्शन में, आपको टिक करने होंगे। और सिंगल आंसर में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बनाने वाला ही दोनों नहीं देगा, ऑप्शंस में एक ही देगा क्योंकि सिंगल आंसर क्वेश्चन। चलिए अच्छा, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया, है ना। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा जाए एक हमने ऐसा पीछे से वाला कर लिया। चलिए चलो लिखा जाए, रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी मेकिंग एन एंगल 37 डिग्रीज विथ वर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और फुल स्टॉप करके और आगे लिखिए। ऐसे लिखा जाए, when a man is running with speed 2 km per hour, raindrops appear to be making an angle 53 degrees with vertical, है ना। 2 km per hour से भागता है तो उसको 53 डिग्रीज के एंगल पर रेनड्रॉप्स आती दिखाई देती हैं। फुल स्टॉप। फाइंड स्पीड ऑफ रेनड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पता करना है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 37 डिग्रीज पे आते दिखाई देती है, और दूसरा ये भी दिया है कि जब आदमी दौड़ता है, दौड़ते हुए आदमी को रेन ड्रॉप्स कितने एंगल पर आती दिखाई देती है?
वर्टिकल से 53 डिग्रीज के एंगल पर दिखाई देती है ना। ये दो बातें दी हैं, इन दोनों को लेके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए तो हम देखते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, केस समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा है। चलिए अच्छा, तो ग्राउंड से रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 37 डिग्रीज पे है। तो देखो क्या केसेस हो सकते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है कि रेन ड्रॉप्स ऐसे हो वर्टिकल से 37 डिग्रीज पे, और या तो वर्टिकल से 37 पे है तो ऐसा भी हो सकता है रेन ड्रॉप्स इधर से 37, ये एंगल 37 हो, है ना। दोनों केसेस पॉसिबल है। तो अब इनमें से कौन सा होगा, या दोनों हो सकते हैं, ये सब सोचा जाए, है कि नहीं। चलिए, और क्या क्या दिया है। और दिया है कि जब आदमी 2 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा होता है, आदमी भी है एक जो कि 2 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 53 डिग्री के एंगल पे आते दिखाई देती है। तो अब देखो ऐसा कर सकते हैं, दोनों एक बार लेके चलते हैं। अगर ये हुआ तो क्या आंसर होना चाहिए, ये हुआ, दोनों हो सकते हैं ना। अब जैसे इस वाले केस में क्या है कि रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर की तरफ है और वर्टिकल वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो जब आदमी अपना हॉरिजॉन्टल 2 वाला इसमें से माइनस करेगा तो इधर बढ़ेगा, तो ये एंगल बढ़ेगा, 53 हो जाए। हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे कि जब इस केस में रेन का हॉरिजॉन्टल है इधर की तरफ और वर्टिकल है इधर की तरफ, जब आदमी अपना 2 माइनस करेगा, हो सकता है ये 2 रेन के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ज्यादा हो। तो जब ये ज्यादा चीज माइनस की जाएगी इसमें से, तो नेट तो पीछे आ जाएगा, और पीछे होके और यहां से 53 डिग्री के एंगल पे रिजल्टेंट आ जाए। ये भी हो सकता है। ये दोनों केसेस पॉसिबल है यहां पर, है ना। तो दोनों, इसमें भी 2 आंसर्स आने वाले हैं इसका मतलब। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। अगर ये वाला केस हुआ, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे आ रही रेन ड्रॉप्स, तो कैसे सॉल्व करें। देखिए, आदमी पहले तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स इधर की तरफ मान लेते हैं v1 स्पीड से आ रही है और इधर की तरफ v2, और इनका रिजल्टेंट ये 37 डिग्रीज होना चाहिए। tan 37 लिख देते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो tan 37 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब v2 बाई v1। एक बात तो ये हो गई, 3/4 इज इक्वल टू v2 बाई v1, इक्वेशन 1। दूसरा, अब इसके रिस्पेक्ट में, आदमी के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो आदमी अपना 2 जब उल्टा करके यहां जोड़ेगा तो इधर की तरफ v2 प्लस 2 हो जाएगा। तो पीछे की तरफ हो गया v2 प्लस 2 और वर्टिकल डायरेक्शन में v1 है, और इनका रिजल्टेंट 53 डिग्रीज पे होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ये 53 डिग्रीज होना चाहिए, मतलब tan 53 डिग्रीज इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस v2 प्लस 2 अपॉन v1। tan 53 मतलब 4/3, तो 4/3 v1 इज v2 प्लस 2, और v2 यहां से 3/4 v1 है प्लस 2, है ना। ये बात हो गई, और इसको इधर ले जाके माइनस कर दिया जाए, हो जाएगा 4/3 माइनस 3/4 v1 इज इक्वल टू 2, है कि नहीं। तो कितना आएगा ये, 16 माइनस 9 दैट इज 7/12 v1 इज 2, तो v1 आ गया 24/7, है ना। तो v1 हो गया 24/7, और v1 अगर इतना है तो v2 विल बी 3/4 टाइम्स, v2 इज 3/4 v1, दैट इज 3/4 टाइम्स 24/7, मतलब कितना, 18/7। पूछा गया क्वेश्चन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स का नेट वेलोसिटी कितना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है। तो अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आंसर हो जाएगा, और v1 और v2 इतना इतना है, पुट कर देंगे, है ना। पहला वाला केस लेके सॉल्व करने की कोशिश किया जाए कि अगर ये केस हुआ तो आंसर क्या आएगा, मतलब रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आएगा। अगर ये वाला केस हुआ तो
tan 37 डिग्रीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोला है कि देखने पर वर्टिकल से 37 डिग्रीज पे रेन ड्रॉप्स आ रही है, तो tan 37 डिग्री इस ट्रायंगल से लिख लें अगर, तो दिस इज V2 एंड दिस इज V1, तो tan 37 इज V2 by V1, तो यहाँ लिख दिए tan 37 डिग्रीज मतलब 3/4 इज V2 by V1। ये पहला एक इक्वेशन बना के रख लिया। नेक्स्ट अब बात करें कि इस आदमी के रिस्पेक्ट में, तो देखो होगा क्या कि जरूर इस वाले केस की बात करना, पहला इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। हम चाहते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में देखने पर रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी वर्टिकल से 53 डिग्रीज पे आ जाए। अभी कितना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 37, बढ़ जाए 53 डिग्रीज हो जाए। तो देखो क्या, ये नहीं हो सकता कि V2 जो है वो 2 से बड़ा हो। अगर V2 2 से बड़ा हो गया तो नेट तो इधर की तरफ जब ये अपना घटाएगा 2 इसमें से, V2 अगर 2 से बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट अभी भी आगे की तरफ ही रह जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा, V2 - 2, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना, V1, वर्टिकल डायरेक्शन में जितना था उतना V1। तो ये एंगल जो वर्टिकल से बनेगा रेन ड्रॉप्स का, ये जो एंगल है ये तो 37 से कम हो जाएगा। सोचो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V2 यहां पर थी और यहाँ पे V2 से कम, V2 - 2, ये हॉरिजॉन्टल कम कर दिए तो रिजल्टेंट तो वर्टिकल की तरफ शिफ्टेड हो जाएगा ना, तो ये एंगल तो 37 से भी कम होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 53 होना चाहिए। ये नहीं हो सकता इसका मतलब कि V2 2 से बड़ा हो, ये हो सकता है कि 2 V2 से बड़ा हो, क्योंकि उस केस में डायग्राम देखो कैसा बनता है, जब 2 V2 से बड़ा होता है तो जब ये अपना 2 घटाएगा V2 में से तो रिजल्टेंट तो पीछे आ जाएगा, 2 बड़ा है ना, तो जब इसको उल्टा करके जोड़ेंगे तो नेट पीछे की तरफ आएगा, और मैग्नीट्यूड में पीछे की तरफ कितना वेलोसिटी, 2 - V2 है ना। तो देखो जरूर यही होगा कि जो आदमी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है रेन के हॉरिजॉन्टल से ज्यादा है, तभी ना रिजल्टेंट पीछे आना चाहिए। इसका मतलब कितना, 2 - V2 मैग्नीट्यूड, और वर्टिकल में तो V1 है ही। अब ये एंगल 53 डिग्रीज हो सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि 53 होना चाहिए, ये एंगल 53 डिग्रीज हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। चलिए अच्छा, तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक तो इक्वेशन ये हो ही गया, दूसरा क्या है, tan 53 डिग्रीज इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब ये चीज कितना है, 2 - V2 अपॉन V1, 2 - V2 अपॉन V1, tan 53 मतलब 4/3 इज 2 - V2 अपॉन V1। तो V1 को इधर लेते जाते हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, तो V1 इधर आगे जाएगा, 4/3 V1 इज इक्वल टू 2 - V2, V2 वहां से लिख दे रहे हैं, 3/4 V1, 3/4 V1, V2 की जगह लिख दी, इसको इधर ले जाते हैं, 4/3 प्लस 3/4 टाइम्स V1 is 2, फिर 16 plus 9 that is 25 by 12 V1 is 2, तो V1 आ गया 24/25, ये V1 आया। अब V1 का वैल्यू वहां पुट कर देते हैं तो V2 भी आ जाएगा, तो V2 विल बी हाउ मच, 3/4 टाइम्स 24/25, तो कितना हो जाएगा, 18/25, दिस विल बी 18/25 है ना, 24/25 एंड 18/25 ऐसा हो गया, और रिजल्टेंट लिख देंगे दोनों का तो आंसर आ जाएगा। तो नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखने पर √of V1² + V2² होना चाहिए, तो फाइनल आंसर √of V1² + V2² होना चाहिए। V1 और V2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लिया तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चंस किए हम लोग रेन से रिलेटेड। एक और बात है जो रह गई इसमें काइनेमेटिक्स में, वो भी अभी कर लेते हैं हम लोग। एक होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाले तरीके से बड़ी आसानी से हो जाते हैं, और बिना उसके करेंगे तो बड़े मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वो।
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ही करने चाहिए। पहले समझते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है क्या। चलिए अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। एक हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं 1 2 3 4 करके, कुछ कुछ ड्रॉ करते हैं, उससे फील आएगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है क्या। सबसे पहला एग्जांपल, मान लीजिए कि दो बॉडीज हैं ए और बी, ये रेस्ट पे है और ये इसी की तरफ आ रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग चल रहा है कुछ v1 से, है ना। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच का मतलब पास आने का वेलोसिटी, अप्रोच करना, पास आना, तो दोनों के बीच का गैप का घटने का जो रेट है उसी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं एक बार, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, जिस रेट से दो चीजों के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा होता है ना। लिखा जाए, रेट एट विच गैप बिटवीन टू बॉडीज इज डिक्रीजिंग इज कॉल्ड देयर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, एक बात और, कहने को नाम में जरूर वेलोसिटी है कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन ये सिर्फ नाम है, उसका नाम बोलने का ढंग है। मतलब ये नहीं सोचेगा कि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन कहां गया, नहीं, एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड है ना। ये इसको बोलते जरूर है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड है। दोनों के बीच, दो बॉडीज के बीच का जो गैप है उसके घटने का रेट, विदाउट एनी साइन, प्लस माइनस कुछ नहीं, पॉजिटिव चीज है ये, किस रेट से गैप घट रहा है। कोई कहे जैसे 2 मीटर पर सेकंड से गैप घट रहा है, या 4 मीटर पर सेकंड से, कोई कहे -2 मीटर पर सेकंड से गैप घट रहा है। अगर ऐसा बोलोगे तो इसका तो ये मतलब हो जाएगा कि गैप बढ़ रहा है उल्टा, है ना। तो नहीं, वो नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ये चीज, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि कितने रेट से गैप दो चीजों के बीच का घट रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये जो गैप है ये कम हो रहा है v1 से, ये रेस्ट पे ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज सेम एज v1। पहले एग्जांपल में छोटा सा एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये इधर आ रहा, ये राइट साइड में जा रहा है, और जो दूसरा बॉडी है वो भी इसी लाइन की तरफ इधर आ रहा होगा, ये आए v1 से, ये आए v2 से, है ना। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी, दोनों मिल के गैप को कम कर रहे हैं, तो v1 प्लस v2 कहलाएगा, है ना। तीसरा एग्जांपल, ये भी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो बॉडीज हैं यहां पर ए और बी, ये रेस्ट पे है और ये इधर जा रहा है v1 से, ये एंगल है 37 डिग्रीज, ठीक है। अब आप गेस करिए, एक बार सोचिए कि इनके बीच का गैप किस रेट से कम हो रहा है इस समय। तो इस v1 का कंपोनेंट तोड़ दिया जाएगा इधर, नहीं तो v1 cos 37 इधर है, जो sin 37 वाला इधर है, उससे कोई मतलब, उससे गैप थोड़ी कम हो रहा है, गैप तो इस वाली वेलोसिटी से कम हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस केस में कितना हुआ, v1 का cos 37 मतलब कितना, 4/5, ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। 3 एग्जांपल्स बनाए हम लोग, चौथा एग्जांपल बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि ऐसा हो, दो बॉडीज हैं, ये इधर जा रहा है v1 से एंगल 37 डिग्रीज पे, और ये इसकी तरफ जा रहा हो v2 से। तो अब आप एक बार गेस करिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होना चाहिए, सोचिए जरा। तो हम आंसर लिख दे रहे हैं, अप्रोच का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, इसकी तरफ आना चाहिए कितने से, 4/5, cos 37 इज 4/5 v1, और ये भी तो पास आ रहा है प्लस v2, है कि नहीं। चलिए एक और सोचते हैं, 5th एग्जांपल। मान लीजिए कि दोनों बॉडीज जो है वो ऐसे चल रही है, ये चल रहा है इधर v1 से, और ये इधर जा रहा है v2 से, ये एंगल है 37 डिग्रीज और ये एंगल है 53 डिग्रीज, है ना। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना लिखा जाए, तो ये इसके पास जा रहा है, लेकिन इसका जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये दूर भाग रहा है इधर की तरफ, कितने से, v2 cos 53 से। तो नेट गैप घटने का रेट बताना है हमें, ये पास आ रहा है, दूर भी तो भाग रहा है, तो नेट गैप के घटने का रेट
क्या हो जाएगा, v1 का इधर वाला कंपोनेंट मतलब कि 4/5 v1 में से घटा दीजिए v2 का कंपोनेंट cos 53 इज 3/5, है ना। अब जैसे यहां जोड़े थे दोनों का इधर की तरफ वाला, क्योंकि दोनों पास आ रहे थे, इसमें से एक दूर जा रहा है तो उसका घटाना होगा। वो 3 ये कंपोनेंट v2 का कितना है 3/5 v2 ना, इसको घटा दिए 4/5 v1 में से, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। ठीक है, चलिए अच्छा एक और करते हैं, 6th। मान लीजिए ये दोनों जो बॉडीज हैं, ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल है 60 डिग्रीज v2 से, और ये जा रहा है इसकी तरफ v1 से। अप्रोच का वेलोसिटी पास आने का, तो ये तो पास आएगा इसकी तरफ, लेकिन ये भी इधर भाग रहा होगा कितने से, v2 cos 60 से, मतलब v2/2 से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा v1, और ये भाग रहा है इसलिए माइनस v2/2, है ना। तो हम लोग इन केसेस में अप्रोच का वेलोसिटी कैसे लिखते हैं वो सीख रहे थे, है ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे लिखा जाता है वो सीख रहे थे। चलिए अच्छा, अब इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है इसकी बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक पाथ है जो कि स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का एक पाथ है, और इसके कॉर्नर्स पे ए बी सी डी 4 पार्टिकल्स हैं, है ना। और t इक्वल टू 0 पे ये चारों अपने सामने वाले, मतलब ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, अपने सामने वाले को चेज करना शुरू करते हैं, अपने सामने वाले की तरफ निशाना लगा के भागना शुरू करते हैं। और चारों मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है कि v स्पीड से भाग रहे हैं। अच्छा, स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है दैट इज l, और ये भी अपने सामने वाले की तरफ एम करते हुए v स्पीड से भाग रहा है, ये भी v से भाग रहा है, ये भी अपने सामने वाले की तरफ, और ये इधर भाग रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि इस पूरे मोशन में ये लोग का स्पीड कांस्टेंट रहने वाला, ये हमेशा इतने ही स्पीड से भागेगा, और ये भी सब जितने हमेशा एक ही स्पीड से भाग रहे हैं सब, लेकिन हमेशा अपने सामने वाले को एम करते हुए भागना है, इसलिए डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। देखो कैसे, ये अभी इधर भाग रहा था, ये इधर भाग रहा था, मान लो थोड़ा सा टाइम बीता, dt टाइम बीता, तो dt टाइम बीतने पर ये थोड़ा सा आगे निकल आएगा, आगे निकल मान लो यहां बना देते हैं साफ दिखाने के लिए, डायग्राम यहां बना देते हैं, और ये यहां पहुंच गया dt टाइम बीतने पर। अब लेकिन इसको हमेशा अपने सामने वाले की तरफ निशाना लगा के चलना है, तो इसका सामने वाला जो था पार्टिकल वो अब यहां पहुंच चुका है, तो अब dt टाइम के बाद जब ये चलेगा तो इस तरफ एम करते हुए चलेगा, है ना। देखो जैसे जैसे ये जाएगा तो ये भी तो अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना उसको एम करने के लिए, निशाना उधर की तरफ लगाने के लिए। बस ये यहां पहुंच चुका होगा, तो dt टाइम के बाद जब ये चलेगा तो इसकी तरफ एम करते हुए चलेगा, मतलब कि इधर की तरफ, और ये यहां पहुंच चुका होगा तो ये इधर की तरफ निशाना लगा के चलना शुरू करेगा, और ये इसकी तरफ, ये इधर की तरफ चलना शुरू करेगा, है ना। पहले ये इधर चलना शुरू किया था, अब इधर जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर लिया। क्वेश्चन में बोला कि स्पीड कांस्टेंट रखना है, फिर dt टाइम बीतने पर अगेन सबके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, और ये इधर पहुंच जाएगा, तो अगेन ये इसकी तरफ, मतलब इधर की तरफ भागना शुरू करेगा, ये इधर की तरफ भागना शुरू करेगा, इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, और ये इसकी तरफ, है ना। फिर डायरेक्शन बदलेगा, ऐसे था, फिर ऐसे होगा, एंड सो ऑन।
है ना। फाइनली ये लोग मिलेंगे कहां, तो हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल बनेगा पाथ सबका। जैसे इसका पाथ ऐसे घूम रहा है, इसका पाथ इधर से ऐसे घूम रहा है, इसका भी रास्ता इधर से घूम रहा है ऐसे, और इसका भी रास्ता इधर से घूम रहा है, तो सब कहां जाके मिलेंगे, तो सिमेट्री से कह रहे हैं कि स्क्वायर का जो सेंटर होगा वहीं जाके सबका पाथ कन्वर्ज करेगा, जाके वहीं जाके सबका पाथ मिलेगा। मतलब ये कुछ ऐसे ऐसे पाथ पे जाते हुए फाइनली ऐसे जाके, ये वाला ऐसे पाथ पे जाते हुए फाइनली ऐसे जाके मिलेगा, ये ऐसे जाते हुए इधर से आएगा, और ये भी कुछ ऐसे जाते हुए ऐसे, तो फाइनली सेंटर पे जाके सबके पाथ मिल जाने वाले, तो जाके सेंटर पे ये लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये बात हुई अभी तक कि इनका पाथ कैसा होगा, ऐसा कुछ। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे, जैसे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कितनी देर के बाद मिलेंगे, है ना। जैसे t = 0 पे ये यहां था, ये यहां, ये यहां, ये यहां, कितनी देर के बाद ये लोग आके मिले, टाइम कितना लगेगा, एक ये क्वेश्चन हो सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम कितना लगेगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखो क्या समझा रहे हैं आपको, रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं करना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी से इसको प्रोसीड करेंगे अगर तो फंस जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ही ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। देखो क्यों कह रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी अगर मान लो निकालते भी हैं, इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखें, तो इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो इसका t = 0 पे ये इधर आ रहा था और ये इधर जा रहा था, इसके रिस्पेक्ट में लिखना है तो इसका वाला वेलोसिटी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसको माइनस करने के लिए उल्टा करके जोड़ेंगे तो इसका नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आएगा t = 0 पे। लेकिन फिर इसका फिर कुछ समय बाद इधर हो गया वेलोसिटी और इसका हो गया इधर, तो इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में लिखने के लिए ये माइनस किया जाएगा, नेट कुछ इधर आएगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते रहेगा। इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं t = 0 पे इधर आया था, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर चेंज करते रहेगा। कांस्टेंट तो है नहीं, कैसे वेरी कर रहा है ये भी नहीं पता, टाइम का फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है, तो फंस जाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे, कुछ और सोचना चाहिए। देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से करेंगे तो बड़ा आसान है क्वेश्चन। अप्रोच का वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का गैप हमको पता है L था, ये गैप किस रेट से कम हो रहा है वो देख लेते हैं, है ना। t = 0 पे ये गैप किस रेट से कम हो रहा था, तो t = 0 पे गैप का घटने का रेट, तो बाकी सबको भूल जाते हैं, केवल इन दोनों को सोचते हैं। ये इसकी तरफ आ रहा है v से और ये इधर जा रहा है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इधर की तरफ या इधर की तरफ कंपोनेंट तो 0 है ना, cos 90 cos थीटा cos 90 0 हो जाएगा। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, बस यही होगा, v हो जाएगा। याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले ऐसे बनाए थे ना हम लोग कि दो पार्टिकल्स हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये थीटा है, v2 v1, तो अप्रोच का वेलोसिटी कितना लिखे थे, v1 प्लस v1 माइनस v2 cos थीटा। अब ये एंगल तो 90 है ना, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा ना, तो बस v आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच t = 0 पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v था, यहां लिख देते हैं। आगे के समय में देखा जाए dt टाइम बीता, अभी यहां आ गया, ये इधर जा रहा है v से और ये इसकी तरफ आ रहा है v से, है ना। तो इसकी तरफ v से आ रहा है, इसको अगर बनाए हम, इसको नीचे इधर बना रहे, देखो dt टाइम बीतने पर ये इसकी तरफ जा रहा था v से, इसकी तरफ, और ये खुद इधर जा रहा था इस लाइन के परपेंडिकुलर v से। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने का वेलोसिटी तो यही है, इसका इधर कंपोनेंट 0, केवल v, अगेन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v। dt टाइम बीतने पर भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे तो नहीं आएगा। फिर अगले इंस्टेंट पे जब एक और ये बन गया स्क्वायर, ये वाला हो गया, अब ये वाला स्क्वायर बना, इसमें ये इधर जा रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, अगेन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v। मतलब इस क्वेश्चन में एक चीज ऐसी है जो कांस्टेंट रहने वाली पूरे टाइम, क्या वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दो कोई भी ले लें, इन दोनों को ले लें, अगर इनका बीच का गैप का घटने का रेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज नहीं करने जा रहा है, तो इससे बताना बड़ा आसान है कि कितना समय लगा होगा। इनके बीच का गैप इनिशियली था L और ये गैप घट रहा था किस रेट से, v रेट से, v रेट से घट रहा था।
तो कितनी देर में गैप खत्म हो जाएगा, L बाई वी। नहीं, कोई चीज जैसे L पूरा गैप है जिसको खत्म होना है और उसके घटने का रेट है V, मतलब पर यूनिट टाइम कितना घट रहा है, दैट इज V। तो कितने टाइम में पूरा गैप खत्म हो जाएगा, L बाई वी, आंसर आ जाएगा। तो सीधा आंसर लिख देते, अप्रोच का वेलोसिटी है V, तो टाइम कितना लगेगा, L बाई वी। L गैप था जिसको खत्म होना है और पर सेकंड में V रेट से गैप कम हो रहा है, तो पूरा गैप खत्म होने में टाइम L बाई वी, ये आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से और भी कई चीजें हैं जो इसमें हम लोग बता सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। तो ये हम यही क्वेश्चन अभी आपको करा रहे हैं, इसलिए अभी इसको मत लिखिए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए और फिर उसके बाद सोल्यूशन लिखिएगा, है ना। क्वेश्चन का डायग्राम फिर से बनाने जा रहे हैं। चलिए, 4 पार्टिकल्स हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं, स्क्वायर का साइड लेंथ है L, चारों अपने सामने वाले की तरफ V स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं, है ना। अपने सामने वाले की तरफ V स्पीड से भागना शुरू करते हैं, ये V सबका सेम है ना। ऐसा एक डायग्राम बना दीजिए। पूरा कहानी नहीं लिख रहे क्वेश्चन का, बस इतना लिखा जाए जो मेन बात पूछी जा रही है ना। ये बाकी तो लिखी देगी, ये L है, ये V है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखा जाए, फाइंड टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल्स विल मीट। कितनी देर के बाद ये पार्टिकल्स मिलेंगे, पहला पार्ट है क्वेश्चन का। चलिए, तो पहले पार्ट में हम लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पहले निकाले तो आया V और L गैप है, इसलिए टाइम लगा L बाई वी। पहले का तो आंसर भी लिख दिए, कॉपी में लिख दीजिए। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ना। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में लिखिए, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A, इसका नाम A रख दे, इधर की तरफ ईस्ट और नॉर्थ ऐसे बना दे। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A, ये जो इन दिस मोशन, इस मोशन में A पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो इसमें यहां से चलना शुरू किया और जैसा कि भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, सेंटर पे यहां जाके मिलते हैं चारों, स्क्वायर के सेंटर पे। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां पहुंचा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इनिशियल से फाइनल होता है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसका लेंथ कितना होगा, ये पूरा लेंथ का आधा, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, L और L रूट टू, L रूट टू का आधा मतलब L अपॉन रूट टू, नहीं हाफ ऑफ L रूट टू, दैट इज L बाई रूट टू। ये डिस्टेंस है L बाई रूट टू। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है L बाई रूट टू और टाइम कितना लगा पता कर ही चुके हैं, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया जाए। और डायरेक्शन बताने के लिए इधर ये तो दोनों के बीच में है ना, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम। एवरेज वेलोसिटी जो पूछा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, L बाई रूट टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, टाइम है L बाई वी और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू कितना, L कैंसिल, V बाई रूट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए सर, 2 हो गया। तीसरा पार्ट क्वेश्चन का लिखा जाए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल A इन दिस मोशन। इस मोशन में A कितना डिस्टेंस चल रहा है वो कैसे पता करेंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ये पाथ जो है इसका लेंथ पता करना है। ये पाथ का लेंथ कैसे पता करें, तो सीधी सी बात है कि A का स्पीड कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सीधा सीधा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आंसर होने वाला है। तो स्पीड कितना है इसका, V क्वेश्चन में बोला है, और टाइम पता है इतना लगा है, तो V इनटू टाइम, आंसर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्पीड इनटू टाइम L बाई V, दैट इज L, ये आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए।
और एक क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, है ना। चलिए देखते हैं। इसकी जगह चेंज किया जाए। अभी स्क्वायर लिए थे, अब हम लोग हेक्सागन लेने जा रहे हैं, रेगुलर हेक्सागन लेने जा रहे हैं। चलिए, तो एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में सारे साइड्स का लेंथ भी बराबर होता है और अंदर वाले सारे एंगल्स कितने होते हैं, 120 डिग्रीज। ठीक है। और इसमें भी यही चीज है कि कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं और ये सारे जो पार्टिकल्स हैं सामने वाले की तरफ एम करके भागना शुरू करते हैं और सब v स्पीड से भाग रहे हैं। ये इधर भागेगा इनिशियली, ये इधर भागेगा, और ये सब v से भाग रहे हैं और हेक्सागन का साइड लेंथ l है ना। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा पहले था। इसमें भी क्वेश्चन के पार्ट्स लिख रहे हैं। क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट लिखिए, फाइंड टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल्स विल मीट। कितनी देर के बाद ये लोग आपस में मिलेंगे। टाइम कैसे बताएंगे? अप्रोच का वेलोसिटी लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है अप्रोच का वेलोसिटी इस क्वेश्चन में चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये v से इधर जा रहा था, ये v से इधर जा रहा था, ये एंगल है 60 डिग्रीज। तो v cos 60 मतलब v/2, v माइनस v/2। तो अप्रोच का जो वेलोसिटी है दैट इज v माइनस v/2, दैट इज v/2। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, जो कि कांस्टेंट रहने वाला है। इनके बीच के गैप के घटने का रेट है ये, और गैप है कितना, l। तो कितनी देर में ये गैप खत्म होगा, l बाई दिस वेलोसिटी। तो पहला जो पार्ट है उसका आंसर हो गया, टाइम लगा l बाई v/2, दैट इज 12 बाई v। ये आंसर हो गया, पहला हो गया। इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लिखिए, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a। ये वाले को a नाम दे रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a इन दिस मोशन। तो यहां से चल के ऑब्वियसली इसके सेंटर पे ही जाके मिलेंगे सब। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये चीज, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देना है, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ये है कितना, तो हम लोग बात किए थे ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, तो ये भी l होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड हो गया l, और अपॉन टाइम ये जो निकाले थे, इधर को ईस्ट लेना है, इधर को नॉर्थ लेना है ना। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्रीज है, तो 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। तो सेकेंड वाले पार्ट में एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज l अपॉन टाइम इज 12 बाई v, और 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब कितना हो गया, v/2 है ना। 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में लिखिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल a इन दिस मोशन। इस मोशन में a वाला जो पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस चलेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कितना है, हमेशा v रहने वाला है, और टाइम लगा 12 बाई v, तो दिस इज इक्वल टू 12। ये आंसर हो गया। तो ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के क्वेश्चंस, इस तरीके से किए जाते हैं। और भी कुछ वैरायटी बना सकते हैं इसमें, मान लो ऑक्टागन ले लें या ट्रायंगल ले लें तो भी कर सकते हैं। नहीं तो चलिए, अच्छा, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।